सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के लिए जो हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही है, आज उसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर इसका 2022 का। और ये जो पेपर हुआ था दोस्तों, ग्रुप सी के लिए हुआ था 18 दिसंबर 2022 को। तो इसके प्रत्येक प्रश्न पर जो हिंदी के हैं उस पर चर्चा करेंगे, और उनसे जितने भी अलग प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। रेखांकित वाक्यांशों के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। दूरदर्शी, अवर्णनीय, ऐतिहासिक या दर्शनीय। दोस्तों, ये जो परीक्षा हुई थी 18 दिसंबर 2022 को हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के लिए, सही है। 2022 का एक पेपर मैंने पहले करा दिया है जो स्टेनोग्राफर का है। ये क्लर्क वाला पेपर है जो क्लर्क वाले पेपर में हिंदी आई थी। तो इसमें जो है स्थान देखने योग्य, ये हमें रेखांकित वाला बताना है। इसका क्या अर्थ होगा? दूरदर्शी, अवर्णनीय, ऐतिहासिक या दर्शनीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शनीय, यानी स्थान देखने योग्य। दूरदर्शी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों, जो दूर तक की सोचता हो उसे कहते हैं हम दूरदर्शी। जो दूर तक की सोच रखता हो, सोच रखता हो, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं, सही है। अच्छा, दूरबीन को भी दूरदर्शी कहा जाता है। अवर्णीय यानी वर्णों द्वारा जिसका वर्णन ना हो, जिसका वर्णन ना हो, ठीक। ऐतिहासिक, ये होता है दोस्तों इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित, उसको बोलते हैं हम ऐतिहासिक। और देखिए, ऐतिहासिक जो है ये मूल शब्द इतिहास से बना है दोस्तों। इतिहास यानी इतिहास में जब इक प्रत्यय लगा तब बना है ऐतिहासिक। जैसे समाज प्लस इक में जब इक प्रत्यय जुड़ता है समाज में तो बनता है सामाजिक। सामाजिक कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखिए इक प्रत्यय जुड़ने से जो इसके पहले स्वर में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये मैंने पिछले टेस्ट में कराया, वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे नंबर का है, विग्रह का समास के साथ मिलान कीजिए। देखिए, जो 2022 का पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है दोस्तों, ये एक साथी हैं हमारे दुर्गेश गुप्ता जी, इन्होंने कमेंट की थी सर 2022 वाला भी करा करा दीजिए। तो एक तो 2022 वाला मैं बता रहा हूँ, स्टेनो वाला मैंने करा दिया है, वो भी देख सकते हैं आप। और ये क्लर्क वाला है जो 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो दुर्गेश गुप्ता जी को धन्यवाद कि इन्होंने कमेंट की। देखिए साथियों, आप कमेंट करें, उसमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है। आप अपना सुझाव ज़रूर दें हमें, ठीक, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऋण से युक्त मुख्य है जो मंत्री समय के अनुसार सीता और राम। देखिए, जब किसी समास को हम खोलकर लिखते हैं अलग अलग पदों में तो उसको बोलते हैं विग्रह, समास विग्रह। और जब एक साथ लिखते हैं दोस्तों तो उसको बोलते हैं हम सामासिक पद या समस्त पद। जैसे ऋण से युक्त मुख्य है जो मंत्री, ये अलग अलग पद में लिखे हुए हैं तो हम इन्हें बोलेंगे समास विग्रह। तो ये जो समास विग्रह है ये किस समास से संबंधित है, इसमें हमें यही मिलान करना है। तो ऋण से युक्त, इसमें देखिए कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऋण से युक्त है यानी तत्पुरुष समास, तो पहले का चार हम यहाँ पर लिख देंगे। मुख्य है जो मंत्री, ये कर्मधारय समास होगा। कि देखिए, किसी में है जो या के समान अगर शब्द मिले तो वो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में दोस्तों उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष से हमें देखने को मिलते हैं। और शब्द से यहाँ से जब उसका विग्रह करके देखेंगे तो या तो है जो निकलेगा या के समान उसमें से निकलेगा, सही है। तो मुख्य है जो मंत्री यानी मुख्यमंत्री, ये कर्मधारय समास में आएगा, तो बी का 3 हो जाएगा। समय के अनुसार यानी यथा समय, तो किसी जब शब्द से पहले कोई हमें अव्यय यानी अविकारी शब्द या उपसर्ग देखने को मिले तो वो होता है अव्यय भाव समास। तो यथा समय में अव्यय भाव समास होगा, तो इस प्रकार सी का 2 हो जाएगा। और सीता और राम, यानी इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सीता राम, सही है। सीता राम, तो योजक चिन्ह इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, तो डी का 1। तो देख लेते हैं दूसरे का, 4 3 2 1 किस में है, 4 3 2 1, ये सी, यानी हमारा दूसरे का सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकारों का भेद है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक या श्लेष। तो देखिए, अलंकार की अगर हम बात करें
अलंकार। ये बनता है दोस्तों अलम प्लस कार से। अलम प्लस कार से। अलम का अर्थ होता है दोस्तों शोभा या सजावट। शोभा या सजावट। और कार का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला। देखिए अलंकार के हम तीन भेद पढ़ते हैं। एक है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार। और उभयालंकार। उभयालंकार। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अलंकार है वो हमें पता होना चाहिए, शब्दालंकार का है या अर्थालंकार का। देखिए शब्दालंकार में दोस्तों अनुप्रास आता है। अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार आ जाएगा। और श्लेष अलंकार आएगा। और वक्रोक्ति अलंकार आएगा। ये हमें याद रखने ही रखने हैं वक्रोक्ति। अर्थ अलंकार में देखिए उपमा अलंकार आ जाएगा दोस्तों। उपमा अलंकार। रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसमें आएगा। और मानवीकरण। मानवीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास मैंने बताया शब्द अलंकार है। और उत्प्रेक्षा दोस्तों अर्थ अलंकार है। तो हमारा तीसरे का बी सही हो जाएगा। यमक भी शब्द अलंकार है और श्लेष भी शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। लाल पीला होना हमें ये देखने हैं, जो क्रोध को दर्शा रहे हैं वही वाले मुहावरे हमें देखने हैं। लाल पीला होना सही है, हो जाएगा। पीठ दिखाना ये नहीं होगा। खून खोलना ये भी सही है। आग बबूला होना ये भी क्रोध को दर्शा रहा। दांत पीसना ये भी क्रोध को दर्शा रहा। तो देखिए ए सी डी ई देख लेंगे कौन से में है ए सी डी ई। तो ए सी डी ई है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चार का ए सी डी ई। तो जो पीठ दिखाना है दोस्तों ये नहीं है। पीठ दिखाना इसको भी याद कर लेंगे। पीठ दिखाना ये होता है दोस्तों लड़ाई या मुकाबले से। लड़ाई या मुकाबले से भाग जाना। भाग जाना इसे हम कहते हैं पीठ दिखाना। लड़ाई या मुकाबले से भाग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ है। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। होनी को टाला नहीं जा सकता। वीर ही सफल होते हैं। होने वाला काम होकर रहेगा। तो होनहार बीरवान के होत चीकने पात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पांच का ए। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग्म शब्द हैं। अस्त उदय सही है, विलोम है। अस्त का उदय यानी जब सूर्य अस्त होता और सूर्य उदय होता है तो अस्त होना उदय होना आपस में विलोम है। अरुचि रुचि ये भी दोस्तों आपस में विलोम है। अथ व्यर्थ ये विलोम नहीं है। आविर्भाव त्रोभाव ये विलोम है। अनुरक्ति विरक्ति ये भी विलोम है। तो ए बी डी ई देखो कौन से में सही है। हमें इन विकल्पों में से देखना है ए बी डी ई। ए बी डी ई यानी छह का डी सही हो जाएगा। ये जो शब्द है दोस्तों जैसे अस्त का अर्थ पता आपको, उदय का पता, रुचि अरुचि ये भी पता। देखिए अथ का अर्थ देख लेते हैं। अथ का अर्थ होता है दोस्तों प्रारंभ। प्रारंभ या आरंभ कह सकते हैं इसको, आरंभ। ठीक। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इति। इति होता है अंत। सही है, अंत। वो जो व्यर्थ है दोस्तों, व्यर्थ कहते हैं ये चीज व्यर्थ है या बेकार है तो इसका विलोम हो जाएगा उपयोगी। व्यर्थ का विलोम हो जाएगा उपयोगी। और आविर्भाव का अर्थ होता है दोस्तों प्रकट होना। और तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य होना। अनुरक्ति का होता है प्रेम या आसक्त होना किसी के प्रति। और विरक्ति का मतलब होता है चाह ना होना, यानी चाह खत्म हो जाना, विरक्ति। तो छह का हमारा यहाँ पर डी हो गया और हमने शब्दों के अर्थ भी देख लिए हैं। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का है। रेखांकित शब्द के कारण भेद के उचित विकल्प को चुनिए। मैंने राधा को पुस्तक दी। जो रेखांकित चिन्ह है ये हमें बताना है, ये अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या संबंध कारक है। देखिए इस प्रश्न पर स्टार लगा लेंगे दोस्तों, और ये आपने सही से देख लिया तो समझ लो आज आपका कल्याण हो गया आज की वीडियो देखने का। ठीक। मैंने राधा को पुस्तक दी। आप पढ़ेंगे यार कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया, आप एकदम से लगा देंगे, सही है। लेकिन जो इसका आंसर है राधा को पुस्तक दी, इसका सही आंसर है सी संप्रदान कारक।
थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कहीं पर जब कर्म कारक हो, कर्म कारक, तो हमें ये ध्यान रखना, जो क्रिया है दोस्तों, क्रिया का प्रभाव, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े, तो वहां पर होता है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। और जो संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक, इसमें देखते हैं दोस्तों, जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाए, जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाए, कार्य किया जाए, या जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए, ठीक। और इसमें दोस्तों कोई चीज देने का भाव, यानी देखिए कुछ देने का भाव हो, ये तीन चीजें याद रखेंगे इसमें संप्रदान कारक में। जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाए, या जिसके लिए कार्य किया जाए, या इसमें कुछ देने का भाव होता है संप्रदान कारक में। इसमें देखिए एक तो होता है के लिए, और एक को। तो के लिए और को जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान कारक में होता है, और कर्म कारक में भी कारक चिन्ह को आता है। तो को और को में हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये परिभाषा बताई है। जब कर्म कारक होगा तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वहां पर कर्म कारक होगा। जैसे मैंने राधा को पुस्तक दी, यहाँ पर राधा पूछा तो देखिए क्रिया है यहाँ पर देना, तो जो देने का प्रभाव है वो राधा पर यहाँ पर नहीं पड़ रहा, देने का प्रभाव है पुस्तक पर, पुस्तक दी। अच्छा, मैंने राधा को मारा, तो जो उसका प्रभाव पड़ता क्रिया का मारना वो राधा पर पड़ता, तब क्या होता यहाँ पर कर्म कारक होता। लेकिन अब यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है वो राधा पर नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, तो वहां पर भी संप्रदान कारक होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए थोड़ा, थोड़े को देखते ही हम कहीं ऐसा ना हो कि परिमाणवाचक, इन्होंने देखिए पहले ही दे रखा है तो परिमाणवाचक लगा दें। संख्यावाचक और परिमाणवाचक, जब भी इसमें से प्रश्न आए तो हम ये याद रखेंगे, संख्यावाचक में भी देखिए एक निश्चित संख्यावाचक होता है, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये तो थोड़ा तो है, हमें परिमाण से पता है हमें, तो परिमाण भी अगर हमें देखने को मिले तो इसमें भी एक निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अगर हमें संख्या और परिमाण में से अगर आंसर मिल रहा है तो उसे हम ये भी देख लेंगे कि कहीं ऑप्शन में निश्चित और अनिश्चित तो नहीं दे रखा। तो इसमें देखिए ऐसे ही है, डी में जाकर अनिश्चित परिमाणवाचक दे रखा है इन्होंने, है तो ये परिमाणवाचक ही, तो बी पर तो रख दिया परिमाणवाचक और डी में जाकर रखा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका आंसर है दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक से अगर प्रश्न आता है तो उसमें ये जरूर देख लेंगे कि निश्चित है या अनिश्चित है, इन दोनों में निश्चित और अनिश्चित का ध्यान रखेंगे। विशेषण वह होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वें नंबर का है। भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प है। आसन भविष्यत काल, असंदिग्ध भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल, या अपूर्ण भविष्यत काल, सामान्य काल या पूर्ण भविष्यत काल। देखिए मैंने आपको काल अभी पिछले टेस्ट में कराए थे दोस्तों, और इसमें मैंने तीन काल बताए थे आपको। भूतकाल, भूतकाल और भूतकाल के जो छह भेद थे वो मैंने आपको समझाए थे। इसके बाद वर्तमान काल, वर्तमान काल, और वर्तमान काल के भी सॉरी पांच भेद मैंने आपको बताए थे। वर्तमान काल के कितने हैं, पांच भेद। और जो भविष्य काल है, भविष्य, भविष्य काल, इसके भी तीन भेद मैंने आपको बताए थे। तो इसके तीन भेद आज देख लेते हैं, क्योंकि भविष्य काल से प्रश्न है तो भविष्य काल पर चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें होता है एक तो सामान्य भविष्य काल, सामान्य
भविष्य काल, जिसमें हमें गा, गी, गे देखने को मिलते हैं वाक्य के अंत में। एक होता है दोस्तों संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, इसमें हमें देखने को मिलता है शायद, इसमें शायद, शायद के बाद गा, गी, गे, सही है। और एक होता है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल, इसमें जब भविष्य में दो क्रियाएं एक साथ हों तो वहां पर होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो यहाँ पर देखिए सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल दो दे रखे हैं, यानी नो का बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 10वें नंबर का। नानाजी फल खरीदकर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? खरीद कर, इसमें देखना हमें पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है या मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए खरीद कर घर आए, यानी एक काम होने के तुरंत बाद जब दूसरा काम होता है तो वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया, यानी ए सही हो जाएगा। तो ये बताइए सर प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ पर होती है? देखिए जब कार्य स्वयं न करके दूसरे से कराया जाता है तो वहां पर होती है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दो होती हैं, एक होती है प्रथम, प्रथम प्रेरणार्थक, एक होती है दोस्तों द्वितीयक, द्वितीयक प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में जो कार्य होता है वो सामने वाले व्यक्ति से ही कराया जाता है, और द्वितीयक प्रेरणार्थक में सामने वाले से कहकर किसी तीसरे से कार्य कराया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप घर बाहर से घर आए और आपने कहा मम्मी आज खाने में चावल बनाना, आप जो है कार्य सामने वाले से ही करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब दूसरे दिन आप घर आए तो आप बोलेंगे मैं वाक्य को चेंज करता हूँ, द्वितीयक प्रेरणार्थक में कार्य कराता हूँ। तो द्वितीयक प्रेरणार्थक में आप कहेंगे जैसे ही बाहर से घर आएंगे, क्या माँ आज दीदी से खाने में चावल बनवाना, तो ये जो है माँ से कहकर किसी तीसरे व्यक्ति से काम कराया जाएगा, वहां पर द्वितीयक प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोनों को दोस्तों। जैसे जैसे हम कहेंगे, जैसे मोहन, मोहन खाना खा रहा था, मोहन खाना खा रहा था, तो देखिए खा जो है यहाँ पर ये है दोस्तों मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और रहा था ये है दोस्तों सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये इस चीज को समझ लेंगे। जो सहायक क्रिया होती है ये दोस्तों मुख्य क्रिया के भाव को पूर्ण करती है, सही है। तो मुख्य क्रिया जाना है, खेलना है, पीना है, सोना है, ये होती है मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के भाव को पूरा करे उसे बोलते हैं हम सहायक क्रिया, जैसे खा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों का मिलान कीजिए। सर्वनाम अनेकों बार मैं अपने पिछले टेस्ट में बता चुका हूँ, तो वहां से भी देख सकते हैं आप उसकी परिभाषा। यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर लगाएंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। बाहर कौन आया, वह अपने आप चला जाएगा, यह ले जाओ और मैं कल चला जाऊंगा, इनमें कौन कौन से सर्वनाम है? देखिए बाहर कौन आया, तो सर्वनाम के छह मैंने आपको भेद बताए थे, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए बाहर कौन आया, यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ए का 4 हो जाएगा दोस्तों। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप यानी स्वयं चला जाएगा, तो देखिए निजवाचक सर्वनाम बी का 1 हो जाएगा। यह ले जाओ, यह बिल्कुल निश्चित बात की जा रही है, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम सी का 2 हो जाएगा। मैं कल चला जाऊंगा, मैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, तो डी का 3 हो जाएगा। देख लेते हैं 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 हमें डी में मिल गया, यानी हमारा जो है 11 का डी सही हो जाएगा। देखिए ये आपसे समझ लेंगे दोस्तों, आपका एक एग्जाम्पल, बाकी सब जो है इजी हैं। जैसे मैं, इसी वाले को ले लो, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, सही है। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। और एक है कल आप मेरे घर जरूर आना,
तो देखिए यहाँ भी आप है दोस्तों और यहाँ पर भी आप है। तो मैं अपने आप यहाँ पर जो है दोस्तों स्वयं की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक। और कल आप मेरे घर आना, ये जो है सामने वाले व्यक्ति से बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये अंतर हमें याद रखना। पुरुषवाचक में भी दोस्तों मध्यम पुरुष में आता, तू आप तुम जो आता मध्यम पुरुष में आता, उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, और अन्य पुरुष में ये वह आता है। तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए आप इसमें भी है, आप इसमें भी है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करके देगा वह अपने आप चला जाएगा। तो ये वाक्य में प्रयोग करके दिया तो हमें समझने में आसान है, यानी वह स्वयं की बात कर रहा, तो निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वें नंबर का। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है, में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है। संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 13 नंबर का। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, वाक्य का सरल वाक्य में, जो वाक्य है उसे हमें सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। तो जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, जो लाल कमीज पहनता वह मेरा पड़ोसी है, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, वह मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता। तो देखिए जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, इसका सरल वाक्य होगा लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। इसमें एक, जिसमें एक क्रिया एक करता हो वह सरल वाक्य होते हैं, जिसे यानी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। जिज्ञासु है, परोक्ष है, अशक्त है, निशाचर है। तो देखिए जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा हो, तो एक का तीन है, एक का तीन हो जाएगा। परोक्ष, अच्छा जैसा हमें कोई कठिन है वो मालूम नहीं चल रहा, तो इन प्रश्नों में देखिए इतनी हमें आसानी मिल जाती है, तो हम इसे छोड़ दो, दूसरा देख लेते हैं। अशक्त जिसमें शक्ति ना हो, तो सी का दूसरा हो जाएगा। निशाचर यानी रात में घूमने वाला, तो डी का एक हो जाएगा दोस्तों, डी का एक। अब कौन सा बचा, देखिए एक दो तीन चार बचा, तो परोक्ष का क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी बी का चार हो गया। तो देख लेंगे तीन चार दो एक किस में है, तीन चार दो एक, यानी 14 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है, सेठी, सेठानी, सेठनी, सेठाइनी। तो इसका सही रूप होगा दोस्तों सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, सही है। सेठ पुल्लिंग है और सेठानी जो है स्त्रीलिंग है। और हिंदी में लिंग दो होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, एक उसमें उभयलिंग भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। लाजवाब ला उपसर्ग से बनता है, लापता भी बनता है, ला इलाज भी इसमें ला उपसर्ग है, लॉटरी ये स्वयं में एक पूरा शब्द है, ये इसमें उपसर्ग नहीं है, सही है। तो 16 का हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटापा बुढ़ापा इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। तो पा, आपा या आ। तो देखिए मोटापा और बुढ़ापा में जो है दोस्तों पा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो होता है दोस्तों देखिए, प्रत्यय शब्द के बाद में होता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। ये चीज हम देखेंगे। देखिए आज थोड़ा तेज चलने का मतलब ये है कि जो है आज मैं पूरा हिंदी का यानी 25 प्रश्न यहाँ पर कराऊंगा। जो इससे प्रीवियस ईयर वाला पहला वाला मैंने कराया था 2019 वाला, उसमें मैंने दो पार्ट बनाए थे, तो इसलिए उसमें थोड़ा धीमे धीमे चला था। तो इसमें थोड़ा तेज चलने का मतलब ये है कि 25 के 25 प्रश्न मुझे कराने हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। कार्यक्रम गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है कार्यक्रम, ठीक। गृहस्थ ये गलत है, इसमें री आएगा, ये हो जाएगा गृहस्थ। नीरसता सही है, यानी 18 का सी सही हो जाएगा। प्राप्ति गलत है, प्राप्ति में दोस्तों छोटी ई की मात्रा आती है, प्राप्ति सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है। सूची 1 के साथ सूची 2 का हमें मिलान करना है। कवि प्लस ईश्वर प्लस है ये बना हुआ दोस्तों, कवि प्लस ईश्वर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा कवीश्वर, यानी एक का तीन हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र कवींद्र हो जाएगा, पी का एक हो जाएगा। वेद प्लस अंत वेदांत हो जाएगा, सी का चार। और शिव प्लस आल्य शिवालय हो जाएगा, यानी डी का दो। तो तीन एक चार दो किस में है, देखिए तीन एक चार दो 19 का डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। मेरे को अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपने मामा के घर जानी है, मुझे अपनी मामी के घर जानी है, मुझे अपने मामा के घर जाना है। तो देखिए मेरे को तो गलत ही होता है,
तो ये गलत हो गया। और मुझे अपने मामा के घर जानी है, इसमें जानी है, इसमें जानी है, जाना होता है सही। तो यह जगह मुझे अपने मामा के घर जाना है। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश से 5 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती में, सही है। और परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 4 जनवरी और 5 जनवरी की है, सही है। आज थोड़ी तबीयत जो है मेरी लो है, इसीलिए आपको ऐसी आवाज़ में अभी थोड़ी कड़कपन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन कमेंट आई थी एक भाई की, तो ये टेस्ट मुझे ज़रूर कराना था। गद्यांश पढ़ लेते हैं पहले। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दें। स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य को तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी अप्राप्ति ही पराधीनता कहलाती है। पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं। कई बार तो पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। इसी कारण सब प्रकार के स्वर्ग सुख मिलने पर भी कोई प्राणी पराधीन बनकर रहना नहीं चाहता। सोने के पिंजरे में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता। इसी भाव से अनुप्रेरणित होकर वह अपने पंख और सिर बार बार पिंजरे की सलाखों से टकराता है, ताकि उन्हें तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाए या सघन डालियों पर बैठकर उन्मुक्त मधुर स्वरों में गीत गाए। जब एक अज्ञानी पक्षी में स्वाधीनता की इतनी तड़प दिखाई देती है, तो फिर बुद्धिमान सजीव और सशक्त मनुष्य का तो कहना ही क्या। पराधीन व्यक्ति का अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 21वें नंबर का है, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्तित्वहीनता, पराधीनता, गतिहीनता, स्वाधीनता। तो देखिए स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, पहली लाइन में ही है यहाँ पर। तो 21 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर निकल जाने के लिए, सोने के पिंजरे में कैद रहने की खुशी में, अपने दुख को प्रकट करने के लिए, अपने परिवार के पास जाने के लिए। इसका सही आंसर है ए, यानी स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 23वें नंबर का। पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। उछल कूद करने की, बोलने की, सोचने समझने की, या गीत गाने की। देखिए हमने अभी पढ़ा था ये, पराधीनता का भाव व्यक्ति की सोचने समझने तक की शक्तियों का अपहरण कर लेता है। तो ये हो जाएगा 23 का सी, सोचने समझने की शक्तियों का, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 24वें नंबर का। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह बहुत दुखी होता, पराधीन होता, स्वाधीन होता, बहुत प्रसन्न होता है। देखिए पराधीनता में प्राणी की प्रवृत्तियां कुंठित होकर रह जाती हैं, किसमें, पराधीनता में। तो प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाता है जब वह पराधीन होता है। 24 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराधीन व्यक्ति की विशेषता है। वह पराधीनता में खुश रहता है, वह आलसी होता है, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, वह स्वावलंबी होता है। अब पराधीन व्यक्ति की विशेषता है, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता, यानी 25 का सी सही हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो गद्यांश है इसको पढ़ा अपने हिसाब से, आप वीडियो को रोक करके इस गद्यांश को पहले पढ़ें, अच्छे से समझें, फिर बाद में इसके आंसर लगाएं, सही है। तो ये आज के हमारे हिंदी के 25 प्रश्न थे, यानी जो एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2022 को हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखिए लाइक भी किया करें दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर अपना कुछ ना कुछ सुझाव हमें दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।